एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। इस पहला यूनिट है इसका, प्रोस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का जो सेकंड सेमेस्टर का में आपका पेपर है 2 तारीख का, उसका पहला यूनिट आज पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला क्या बनता है, कौटिल्य का लोक प्रशासन में योगदान क्या है, या कौटिल्य का राज्य का सिद्धांत लोक प्रशासन में उसकी भूमिका क्या रही है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है। और एक इसमें क्वेश्चन पूछता है लोक प्रशासन का विकास बताइए। ठीक है, और इससे एक वीडियो 2 पार्ट में आएगी। ठीक है, ये इसमें 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन एक और वीडियो आएगी। इसमें 4 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन कंफर्म होता है पहले यूनिट से कि 2 आएंगे। अब क्या हो रहा है, पिछले 2 सालों से कौटिल्य पूछ रहा है और लोक प्रशासन का विकास पूछ रहा है। ठीक है, 2 और क्वेश्चन हैं जो कि दूसरे भाग में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, शाम तक उसकी भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। इंट्रोडक्शन देख लो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। ठीक है, कौटिल्य का लोक प्रशासन में क्या योगदान रहा है, या कौटिल्य का राज्य का सिद्धांत क्या है। ठीक, प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन ने राज्य की प्रकृति का निरूपण किया, सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, कौटिल्य ने दिया सप्तांग सिद्धांत। कभी कभी ये राज्य सिद्धांत की जगह समतांग सिद्धांत पूछ लेता है। ठीक है, एग्जाम में प्रीवियर्स में और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रेगुलर कॉलेज का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें सप्तांग सिद्धांत शब्द का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, के द्वारा किया गया। वैदिक साहित्य और प्रारंभिक विधि ग्रंथों अर्थात धर्म सूत्रों में राज्य की परिभाषा नहीं मिलती है। यद्यपि कुछ प्रारंभिक धर्म सूत्रों में राजा, अमात्य, विषय आदि कतिपय राज्य से संबंध अंगों का उल्लेख होता है। यानी कि राज्य के अंग कौन कौन से हैं, राजा है, अमात्य है, विषय है, आदि है, कतिपय है, राज्य है और समृद्ध अंगों का उल्लेख है। लेकिन बुद्ध के युग में कौशल और मगध जैसे सुसंगठित राज्यों के उत्कर्ष के बाद सर्वप्रथम कौटिल्य के कृत अर्थशास्त्र, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र ये मत समझना कि इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, नहीं, अर्थशास्त्र इनकी बुक है, उसकी बात की जा रही है। राज्य की पूर्ण परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में राज्य की 7 अंगों से युक्त संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। 7 राज्य को 7 अंगों में परिभाषित किया, उन्होंने भागों में बांट रखा है। ठीक, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के श्रेष्ठ अधिकरण के प्रथम अध्याय में राज्य के 7 अंगों का उल्लेख किया है। वे अंग कौन से हैं राज्य के, कौटिल्य बताते हैं भाई, स्वामी यानी कि राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, ये 7 अंगों को बताया है इन्होंने। राज्य व्यवस्था संबंधित अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में इन 7 अंगों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उनके ग्रंथों में और भी प्राचीन जो ग्रंथ हो उसमें मिलता है, जैसे मनुस्मृति में मिलता है। लेकिन कुछ ग्रंथों में इन अंगों के विभिन्न प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्राय प्रयोग हुआ है। 5वीं सदी ईसा में रचित विष्णु धर्मेत्तर पुराण में स्वामी और अमात्य की जगह क्रम साम और दान नामक 2 नए अंगों का वर्णन है, किंतु ये उल्लेख अतः राज्य संबंधों के संदर्भ में किया गया है। ठीक है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौटिल्य को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन इसका मतलब है। तो ठीक है, प्रशासन कैसे चलाया जा रहा है, तो उसी तरह कौटिल्य अपने समय में कैसे, ठीक है, प्रशासन चलाते थे, किन किन भागों में बांट के प्रशासन चलाते थे, इसलिए हम कौटिल्य को लोक प्रशासन में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत डीपली क्वेश्चन आता है। उसके बाद है शांति पूर्व के समीक्षित संरक्षण में अष्ट ग्रीक राजा शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन 8वें अंग का उल्लेख ही नहीं है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत को लगभग सभी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने राज्य के प्रमाणित गुण निर्देश के रूप में स्वीकार किया है। ठीक, यद्यपि प्रवर्तित ग्रंथों में राज्य के अंगों के पारस्परिक संबंधों के विषय में अर्थशास्त्र को कुछ विभिन्न तथ्यों का उल्लेख है, लेकिन कौटिल्य को परिभाषा से अलग विशिष्ट तथ्यों का प्रतिपादन करने में ग्रंथ असफल रहे हैं, सिद्ध हुए हैं। ठीक है, अतः प्राचीन भारत में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का विश्लेषण कौटिल्य को परिभाषित आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि राजा यानी स्वामी की बात कर रहे होते हैं। ठीक,
यहाँ देखिए पहला ये अंग है स्वामी या राजा की आप बात कर रहे हैं। सप्ताह सिद्धांत के राज्य के प्रथम अंग प्रधान के रूप में स्वामी शब्द का उल्लेख किया गया, जिसका अर्थ है अधिपति या राजा। ठीक है, कौटिल्य द्वारा वर्णन व्यवस्था में राज्य प्रधान को अत्यंत उच्च स्थिति प्रदान प्राप्त की जाती है। ठीक है, प्रदान की जाती है। उसके अनुसार स्वामी को अभिजात्य, प्रजा, शिक्षा, उत्साह, युद्ध कला में निपुण तथा उत्तम चरित्र गुणों से संपन्न होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि गुणों से दूर होना चाहिए राजा को। ठीक है, यानी उसमें क्या खूबी होनी चाहिए? अभिजात्य, प्रजा, शिक्षा, उत्साह, युद्ध कला, ठीक है ना, माहिर हो एकदम, उत्तम चरित्र हो उसका। ठीक है, उत्तम चरित्र गुणों से संपन्न हो। उसको दूरी किससे बनानी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ठीक है, उससे दूरी बना के रखो। ये दुर्गुण होते हैं, इनसे दूरी बना के रखो। कौटिल्य ने राजा की प्रजा के प्रति नैतिक कर्तव्य तथा कौटिल्य ने राजा की प्रजा के प्रति, कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा है वो प्रजा के प्रति क्या रखे? नैतिक कर्तव्य रखे। राजत्व में निहित प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए, वचनबद्ध हो, ऐसे काम करे जो राजा की भलाई मतलब प्रजा की भलाई हो, सुख समृद्धि लाए, रक्षण पालन पोषण करे, योग्य समक्ष रूप से किया जाए। उसके अनुसार प्रजा के हित में स्वामी का ही हित होता है और प्रजा की भलाई में उसका भलाई। ठीक है, ये कौटिल्य कहते हैं कि जो प्रजा है कि हित में स्वामी, क्योंकि अगर प्रजा ही दुखी रही तो राजा किस काम का। ठीक है, वही इसलिए वो कहते हैं कि प्रजा के हित में स्वामी का हित और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई का हित होना चाहिए। आगे लिखते हैं कि कौटिल्य का कथन है कि स्वामी के दो मुख्य कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य क्या होता है राजा का? उसे अपने प्रजाओं के सुख और हित पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। मतलब राजा का एक काम ये हो जाता है कि अब वो देखे कि मेरी प्रजा कैसी है, कैसे काम कर रही है, सुखी में है कि दुख में है, उसका पूरा ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि अन्य राजाओं के क्रियाकलापों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखनी चाहिए ताकि उसके राज्य पर खतरा उत्पन्न ना हो। मतलब ये राजा का दूसरा काम ये होता है कि वो दूसरे देश, पड़ोसी देशों के राजाओं पे, शासकों पर तीव्रता से नजर रखे, कहीं आक्रमण ना कर दे। ठीक है, अमत्य, अमत्य कौटिल्य ने राज के दूसरे अंग के रूप में अमत्य का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र के अनुसार अमत्य एक स्थायी सेवा संवर्ग के सदस्य थे तथा इसी संवर्ग की प्रधान पुरोहित यानी मंत्री, समाहर्तो, कोषपाल, दीवानी और फौजीदारी मामलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार अधिकारी अतः पूर्व के पदाधिकारों, दूत, विभिन्न विभागों के अधीक्षक आदि विभिन्न पदाधिकारी की नियुक्ति व्यवस्था की गई थी। मतलब अमत्स्य में ऐसे प्रधानमंत्री मतलब मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी जो क्या थे? पुरोहित थे, मंत्री थे, समरोहित थे, कोषपाल थे, दीवानी, फौजीदारी इत्यादि काम देखते थे वो लोग। ठीक है, प्रशासन चलाते थे। तो ये सारे काम कौन देता था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यही तो पढ़ोगे कि ये लोग प्रशासन में, प्रशासन कैसे चल रहा है, लोगों के बीच में कैसे शासन चल रहा है प्रशासन। वही कह रहे हैं कौटिल्य की जो अमत्य है यानी जो मंत्री होता है वो बहुत से डिपार्टमेंट देखता है। जैसे मंत्री क्या? समाहर्ता, कोषपाल, दीवानी, फौजीदारी मामले इत्यादि को देखता है वो। ठीक है, जिसमें अधिकांश रूप से वो प्रबंधक अधिकारी, दूत भी हो जाते हैं, उनको भी देखो, विभिन्न विभागों को भी संचालित कर रहे होते हैं। ठीक, कौटिल्य का कथन है कि अमत्यों की संख्या उनके नियोक्ता की क्षमता पर निर्भर होनी चाहिए तथा देश, काल और कार्य की आवश्यकता के अनुसार किसी को भी अमत्य नियुक्त किया जा सकता है। मंत्रियों की संख्या के संदर्भ में कौटिल्य का विचार है कि स्वामी के 3 या 4 मंत्रियों को परामर्श लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि परामर्श, विचार विमर्श नहीं करोगे तो हो सके वो जो आपने निर्णय लिया है, ठीक है, वो आगे जाके जनता को नुकसान पहुंचाए। इसलिए अब है जनपद। यह है तीसरा अंग जनपद। इसका शाब्दिक अर्थ है जनजातीय बस्ती। अर्थशास्त्र की परिभाषा अनुसार जनपद में भूभाग और जनसंख्या दोनों का समावेश होता है। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है, उसके परिभाषित दिया कि जनपद में भूभाग यानी जमीन और जनसंख्या जिसमें लोगों को मिला के जनसंख्या बनती है, दोनों का समावेश यानी दोनों ही रहते हैं उसमें। इसके अनुसार भूभाग में अच्छी जलवायु होना चाहिए, चारागाह होना चाहिए, उपजाऊ जमीन भूमि हो, जंगल हो, विकसित जल एवं स्थल मार्ग हो, देवालय हो, विश्राम गृह हो, नदियां हो, खनिज पदार्थ होने चाहिए। साथ ही इसमें ऐसे पश्चिमी कृषकों का निवास होना चाहिए जो कर और दंड का
बेम वहन करने की क्षमता रखते हैं, मतलब कर देने की क्षमता रखते हैं और उपजाऊ जमीन को बनाए रखें। इसमें बुद्धिमान मालिक और निम्न वर्गीय व्यक्तियों की बहुलता रहनी चाहिए। इस प्रजा की स्वाभाविक निष्ठा होनी चाहिए, यानी प्रजा स्वाभाविक निष्ठावान होनी चाहिए, राजा के प्रति ईमानदार होनी चाहिए। ठीक, ये सपथ सप्तांग सिद्धांत में जनपद की जनसंख्या में उत्पादकों की अधिकता पर बल दिया गया है। कौटिल्य ने भूभाग का आकार और जनसंख्या भी निर्धारित किया है। उनके अनुसार जनपद जो होता है वो गांव, संग्रहण, ठीक है, खारवोटिक, द्रोणमुख और स्थानीय निगम के में विभक्त होता है। ठीक है, कौटिल्य का कथन है कि भू प्रदेश के उपजाऊ भाग से में 1 या 2 कोसों के अंतर पर गांव बसने चाहिए, मतलब जो उपजाऊ जमीन है उसके 1-2 कोस के बाद गांव बस जाने चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 100 और अधिकतम 500 परिवारों से गांव में होने चाहिए, मतलब न्यूनतम कितने होने चाहिए 500 और अधिकतम कितने होते हैं, सॉरी न्यूनतम 100 और अधिकतम 500 गांव, मतलब एक गांव में इतने होने ही चाहिए, मतलब न्यूनतम कितना भी कम रहो तो 100 रखो, अधिकतम कितना भी रखो, गांव में जो परिवार हैं वो 500 रखो, उससे ज़्यादा मत रखो। 10 गांव को मिलाकर बड़ा गांव संग्रहण 200 गांव को के बीच, ठीक है, खवारटिक नामक नगर विशेष बसना चाहिए। 400 गांवों के बीच द्रोमुख नामक उपनगर विशेष व 800 गांवों के मुख्य स्थानीय नामक नगर बसना चाहिए इसमें। ठीक है, अब कहते हैं दुर्ग। यह है दुर्ग, राजा का कौटिल्य द्वारा उल्लेखित चतुर्थ यानी चौथा भाग है ये राज्य के, बताते हैं दुर्ग। उसने राज्य के सीमांतों पर अंतपाल नामक अधिकारी के, ठीक है, अंतपाल नामक अधिकारी के अधीन दुर्ग निर्माण का निर्देश दिया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ दुर्ग आवश्यक होते हैं, यानी जो किलेबंदी की जानी चाहिए, दुर्ग बना देनी चाहिए, लंबी लंबी इमारतें जिस पे देखते हो ना सैनिक खड़े रहते बंदूक लेके, ठीक है ना, शस्त्र लेके, ऐसे बना देने चाहिए और ऐसी नियुक्त करना चाहिए ऐसे शासकों को जो निगरानी करे, बाउंडेशन की निगरानी करके कोई मतलब कोई आक्रमण ना कर दे। ठीक, बाउंडेशन करनी चाहिए। उसके बाद वो लिखते हैं आगे, कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ दुर्ग की आवश्यकता है। ये दुर्ग है अध्यक्ष दुर्ग, यानी जल या गहरी खाई से घिरा हुआ होना चाहिए दुर्ग। पर्वत दुर्ग होना चाहिए, जो पर्वत श्रेणियों से घिरा होना चाहिए ताकि आराम से जनता सुरक्षित रहे। धानवन व दुर्ग यानी मरुस्थलीय प्रदेश से बना हो, मतलब रेगिस्तान में बसा हो दुर्ग, ऐसे दुर्गों का निर्माण करें। वन दुर्ग यानी बीहड़ जंगलों के बीच, घने जंगलों के बीच में दुर्ग बना हो। कौटिल्य ने राजधानी में मुख्य दुर्गों का निर्माण तथा उनकी संरचना का निर्देश दिया है। इसके अनुसार दुर्ग मगरमच्छ और कमल से भरी 3 खाइयों से घिरा होना चाहिए। मतलब दुर्ग कैसे होना चाहिए, किला राजा का कैसा होना चाहिए, है मगरमच्छ से घिरा हो, कमल से घिरा हो, पानी हो, पानी में मगरमच्छ हो, कमल खिले हो और अंदर खाई हो एकदम गहरी, ताकि पता ही ना चले कोई गिरे तो। ठीक है, तथा शत्रु सेना द्वारा दुर्ग का घेरा डालने के समय आवश्यक सामानों की आपूर्ति और आगमन के लिए दुर्ग से गुप्त द्वार होने चाहिए, मतलब चोर दरवाज़ा होना चाहिए, गुप्त द्वार होना चाहिए कि मान लो कभी आक्रमण हो गया, ठीक है, लड़ाई हो गया, युद्ध छिड़ गया तो जनता तो भूखी मर जाएगी, लेकिन ऐसे दरवाजे बनाओ गुप्त जिनसे सामान आवाजाही हो सके और किसी को पता भी ना चले। ठीक है, दुर्ग का पत्थर ईंट से बनी 4 दीवारी और दुर्ग तक पहुंचने के मार्ग से सैनिकों को तैनाती की जानी चाहिए। ठीक है, कड़ी सुरक्षा की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित की राजधानी केंद्रीय स्थान पर बनाई जानी चाहिए, यानी सेंट्रल पे राजधानी बनाओ ऐसी मस्त कि कोई सुरक्षा उसे तोड़ ना सके। इसके निर्माण में योजना में विभिन्न वर्गों के लोगों, कारीगरों और देवताओं, विशेषकर शिलालिपियों के लिए अलग अलग क्षेत्र छोड़ देने चाहिए। कोष, कोष राज्य का, ठीक है, 5वां अंग है, ठीक है, 5वां है। राज्य के प्रत्येक कार्य के लिए धन आवश्यक है। कोष यानी धन होता है, पैसा, मनी, सोना चांदी तो कम से कम रहे, तब तो जनता खाएगी। अगर किसी को बेचोगे नहीं तो
माल कहाँ से खरीदोगे, खाने पीने का सामान, युद्ध लड़ने का सामान कहाँ से, तो कोष होना चाहिए, धन होना चाहिए। ठीक है, राज्य प्रत्येक कार्य के लिए धन आवश्यक है। कौटिल्य के कृषि, पशुपालन और व्यापार को लोगों को आजीविका का मुख्य साधन तथा भूमिका को राजस्व के प्रमुख स्रोत मानते हैं। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार कोष का संग्रह धर्म पूर्वक एवं न्याय संगत विधि से अन्न के षडशंक और व्यापारिक वस्तुओं का दशामांशांक को ग्रहण कर होना चाहिए। साथ ही कोष में प्रयुक्त सोना, चांदी, बहुमूल्य खजाने, सिक्के रहना आवश्यक है, क्योंकि कोष के अभाव में सेना रखना और उनकी निष्ठा प्राप्त करना संभव नहीं है। पैसे नहीं दोगे सेना छोड़ के भग जाएगी। ठीक है, दंड यानी सजा। दंड अर्थात मुख्यतः सेना के रूप में सुलभ बल के प्रयोग की शक्ति का उल्लेख राज्य के छठे अंग के रूप में हुआ है। कौटिल्य ने के अनुसार क्या कहते हैं कि के अनुसार अंग में पुश्तैनी, भाड़े पर रखे गए वन और निगम के सैनिक आते हैं, जो पदाति, रथोरोहित, हस्तित सैनिक और आरोहित चर भागों के विभक्त होते हैं। यद्यपि कौटिल्य ने क्षत्रियों को सैनिक के रूप में सबसे युक्त माना है, यानी कौटिल्य है जो कहते हैं कि क्षत्रिय सबसे बढ़िया होते हैं सैनिक के रूप में, तथा उसमें संख्याबल के विचार से वैश्यों और शूद्रों को भी सेना में शामिल करने की सिफारिश की गई है। कौटिल्य के अनुसार सेना वंशानुगत और निष्ठावान आक्रमण के समय आवश्यक उपादानों से उचित होनी चाहिए तथा उसके निर्वाह हेतु इतना देना चाहिए जितना वो संतुष्ट रहे, मतलब इतना पैसा दे दो कि वो संतुष्ट रहे, कि किसी के लालच में ना आ जाए। ठीक है, अर्थशास्त्र में राज्य के छठे अंग दंड को न्याय से भी स्वीकृत किया गया है। अर्थशास्त्र में न्याय, प्रशासन तथा धर्मस्थ और पदेशास्त्रीय नामक न्यायाधिकारों का उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार सजा या दंड विधि अपराध की गंभीरता, परिस्थिति, प्रकृति और अपराधों के वर्ण पर निर्भर करती है। सामान्य अपराध के लिए निम्न वर्ष के अपराधियों के उच्च वर्ण के अपराधियों की अपेक्षा कठोर दंड मिलता है, यानी जितनी बड़ी सजा उतना ही बड़ा, मतलब जितनी बड़ा आपने क्राइम किया होगा उतनी ही बड़ी आपको सजा। ठीक है, मित्र, यह है राज्य के सप्तांग सिद्धांत के संदर्भ में कौटिल्य द्वारा उल्लेखित सातवां और अंतिम मित्र, मतलब सातवां अंग है, अंतिम अंग मित्र होता है, यानी फ्रेंड आप मान लो, यहाँ फ्रेंड मान लो, क्या फ्रेंड ही होता है मित्र का मतलब। कौटिल्य के अनुसार मित्र कुलीन, दुविधा शुल्क, महान तथा वंशानुगत होना चाहिए। एक विजु राजा अर्थात विजय के ऐच्छिक राजा को अपने सैन्य अभियान के लिए ऐसा मित्र चाहिए जिसके साथ विभेद की संभावना ना हो और जो अवसर पाने पर सहायता के लिए तैयार हो। मतलब वो कौटिल्य कहते हैं ऐसा मित्र बनाओ, ऐसा दोस्त कि आप किसी भी मुसीबत में रहो तो आप उसके साथ खड़े हो सके, मतलब वो आपके साथ खड़े हो सके, आपकी मदद कर सके। ऐसे को मत बनाओ जो अपना फ़ायदा देखने के लिए साथ में आया और उसके बाद जैसे युद्ध छिड़ा और भाग गया पीठ पीछे। राज्य के उपरोक्त अंगों के विवेचन के संदर्भ में कौटिल्य एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक देन इन अंगों को प्रभावित करने वाली विपत्तियों का विवेचन है। इन विपत्तियों से बचने के लिए कौटिल्य राजा को सतर्क रहने का सुझाव देते हैं कि राजा को सतर्क रहना चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाक रहना चाहिए। अर्थशास्त्र में राज्य के सातों अंगों में पारस्परिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार हर पूर्ववर्ती अंग प्रवर्ती अंग से अधीन महत्वपूर्ण हो गया है तथा आत्म जनपद से और आत्म जनपद, दुर्ग, कोष और दंड से अधिक महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अनुसार स्वामी सभी अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये दृष्टों से संपन्न गुणों से संपूर्ण होते हैं। ठीक है, स्वामी परफेक्ट होता है। अन्य अंगों से भी अनेक निर्धारित गुणों को संपन्न बनाया जा सकता है, अन्यथा उसकी अयोग होने पर अन्य अंगों गुणों से भी किसी भी अर्थ में सिद्ध नहीं होगा। मतलब राजा अगर अनपढ़ रहेगा, गंवार रहेगा, तो समझ लो जनता बेवकूफ़ है और बाकी शासन बेकार है। फिर कौटिल्य द्वारा सप्तांग में स्वामी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया था, मौर्यकालीन दृढ़ केंद्रीय राजतंत्र का प्रमाणित किया है। और ये निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं कि ठीक है, सप्ताहिक सिद्धांत विशुद्ध ब्राह्मण विचारधारा की उपज है क्योंकि बौद्ध चिंतन में राजा का एकमात्र लक्ष्य कर को माना गया। कौटिल्य राज्य का विनय अवधारणा की समान मार्क्सवादी तथा आधुनिक राष्ट्रवादी राज्य से भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें तो राजा ही सारे डिसीजन ले रहा है, कर वसूल कर रहा होता है। ठीक है, कौटिल्य द्वारा राज्य के अंग के रूप में
अमात्य दंड और कोष तथा मार्क्सवादी विचार इंग्लिश द्वारा क्रमश इसके पर्याप्त सरकारी अधिकारी सरकार की शक्ति और कराधान से उल्लेख के लिए समानता को दर्शाया गया है। ठीक है। साथ ही सामान्य आधुनिक काल में राज्य के 4 घटक प्रभुत्व, सरकार, क्षेत्र और जनसंख्या माने जाते हैं। ठीक है। जो आधुनिक समाज है उसके 4 घटक यानी प्रभुत्व हो, सॉवरेनिटी जिसकी बात गवर्नमेंट हो, क्षेत्र हो, जनसंख्या, क्षेत्र मतलब भूमि हो, लैंड हो, लैंड भूमि हो, और जनसंख्या हो, ठीक, माने जाते हैं। जो राज्य के सत्ताक सिद्धांत के क्रम इन अंग स्वामी अमात्य जनपद के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः कौटिल्य द्वारा कृत सप्ताक सिद्धांत राज्य जैसी अमूर्त, निराकार और भावनात्मक धारणा को मूर्त रूप से देना सफल सिद्ध हुआ है। ठीक है। ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। अगला है आपका लोक प्रशासन का विकास। ये इस टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन है, भारत में लोक प्रशासन का विकास। ठीक है। या लोक प्रशासन का विकास क्या रहा है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, जो 18वीं शताब्दी में अंत में प्रकाशित विषय विस्कोस फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में अमेरिका का प्रथम वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने लोक प्रशासन का अर्थ और क्षेत्र को स्पष्ट व्याख्यान, और इसके बाद फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन वैनी ने इस विषय पर थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक प्रमुख पुस्तक लिखी। ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में आप लिख देना। परंतु इस शख्स शास्त्र के जनक होने का श्रेय पीटरसन यूनिवर्सिटी के राजनीतिक शास्त्र के प्राध्यापक वुडरो विल्सन, ठीक है, वुडरो विल्सन को प्राप्त है, जिन्होंने 1857 में प्रकाशित अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इस सत्र के वैज्ञानिक आधारों को विकसित करने आवश्यकता पर बल दिया। लोकतंत्र प्रशासन के इतिहास और विकास को निम्न चरणों में बांटा है। पहला चरण है, ठीक है, ये डेट भी आपको लिखना है। पहला चरण है, देखो 1887-1996 में। इसमें क्या है कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जनक 1857 में माना जाता है। ठीक है। ये पीटरसन यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र तत्कालीन प्राध्यापक वुडरो विल्सन को शास्त्र का जनक माना जाता है पहले। ठीक है ना। उन्होंने 1857 में अपनी एक लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन में वैज्ञानिक आधार को विकसित करने पर बल दिया, यानी साइंटिफिक को ज़्यादा महत्व दो, साइंस को ज़्यादा है, वैज्ञानिक आधार को, ठीक है, ज़्यादा विकसित करने पर बल दिया। राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताते हुए कहा, एक संविधान का निर्माण सरल है परंतु इसे चलाना या लागू करना कठिन है। उन्होंने इस चलाने के क्षेत्र के अध्ययन पर बल दिया जो प्रशासन है। उन्होंने राजनीति और प्रशासन में भेद कर उसका अध्ययन किया। यानी कि इस पहले टॉपिक में यही बताया गया है कि पहले क्या होता था, प्रशासन, राजनीति और प्रशासन एक साथ काम करते थे, लेकिन अब राजनीति और प्रशासन को इन्होंने अलग कर दिया। प्रशासन को चलाने में, रूल को चलाने में, प्रशासन को चलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस पर ज़्यादा बल दिया। ठीक है। प्रशासन और राजनीति को अलग कर दिया गया पहले चरण में। ठीक है। इस चरण के अंतर्गत विचारकों में फ्रैंक गुडनाउट, जिन्होंने 1990 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तर्क प्रस्तुत किया कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग हैं, क्योंकि राजनीति राज्य की नीतियों का निर्माण करता है और प्रशासन उन नीतियों का क्रियान्वित करते हैं। मतलब कहने का मतलब जो राजनीति है वो राज्य की नीतियां बनाती है, पॉलिसी बनाएगी, लेकिन जब वो राज्य पॉलिसी बना देगी उनको लागू कौन करेगा, वो प्रशासन करता है लागू। ठीक है। प्रशासन उन नीतियों को लागू करता है, क्रियान्वित करता है, जनता को थोपता है उनके ऊपर। और सन 1926 में एल.डी. वाइट की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक हुई प्रकाशित हुई। वह लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक थी जिसने राजनीति प्रशासन के अलगाव के विश्वास व्यक्त किया, अर्थात राजनीति व प्रशासन अलग अलग अध्ययन किया। यानी इस पहले उसमें प्रशासन और राजनीति को अलग कर दिया गया है। दूसरा चरण है लोक प्रशासन के इतिहास में दूसरा चरण का आरंभ F.W. विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से होता है। ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। पब्लिक
प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मान सकते हैं। विलोबी के अनुसार लोक प्रशासन अनेक सिद्धांत ऐसे हैं जिनको क्रियान्वित करने के में लोक प्रशासन में सुधार जा सकता है, यानी इसमें लोक प्रशासन में सुधार लाना चाहते हैं दूसरे वाले में। इस चरण को लोक प्रशासन का सिद्धांत का काल कहा जाता है। विलोबी की पुस्तक के बाद अनेक विद्वानों ने लोक प्रशासन पर पुस्तकें लिखनी शुरू की, जिसमें मेरी पार्कर फाल्टे, हेनरी फेयोल, मूने रायली आदि शामिल हैं। ठीक है। 1937 में लूथर गुलिक और उर्बिक ने मिलकर लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पुस्तक संपादन किया, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इन सभी सामान्य समस्याओं का अध्ययन किया गया जिन्होंने पोस्ट कोर्ब यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऐसे करके एक्सप्लेन कर रखा है शब्द में, शासित किया। द्वितीय चरण के इन सभी विद्वानों का यह मानना रहा है कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण यह विज्ञान है, यानी ये मानते हैं कि जो प्रशासन उसमें सिद्धांत शब्द जुड़ने से इनमें विज्ञान आ गया है, इसलिए उनके आगे लोक प्रशासन लगाना उचित नहीं है। सिद्धांत तो सभी जगह लागू होते हैं, चाहे वो लोक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो। ठीक है। तीसरा है चरण 1938 से 1947 में आता है। लोक प्रशासन के विकास का तीसरा चरण चुनौतियों का काल कहा जाता है। इस समय में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौतियां दी गई मुख्य अमेरिका विद्वान हर्बर्ट साइमन। ठीक है, ये अमेरिकी विद्वान है हर्बर्ट साइमन, ठीक है ना, जिन्होंने निर्णय निर्माण का सिद्धांत दिया था। लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहा गया है। सन 1946 में हर्बर्ट साइमन ने अपनी एक लेख में तथाकथित सिद्धांतों का हंसी उड़ाया। उन्होंने 1947 में एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर पुस्तक के अंतर्गत सिद्धांतों को उपेक्षित किया। इस विषय के चिंतन में आगे बढ़ने में साइमन ने स्मिथ वर्ग और थॉमस की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेस्ट बॉर्डर की फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव तथा हर्बर्ट साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर का प्रमुख साधन था। चौथा है इसमें, इस काल में ये 1948 से 1970 में हुआ। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना, पर ये कंपलसरी आता ही है क्वेश्चन। इस काल में पहचान के संकट का काल भी कहा जाता है। इस समय में सबसे बड़ी समस्या लोक प्रशासन की पहचान बनाए रखने की थी। ठीक, इस काल में क्या हुआ, लोक प्रशासन की जो राजनीति से अलग ना मानकर राजनीति का ही एक भाग मान लिया गया। मतलब पहले में अलग किया और इसमें यहाँ देखो चौथे में क्या कह रहा है कि भाई राजनीति प्रशासन का ही एक भाग है। ठीक है, एक भाग मान लिया। लोक प्रशासन के सिद्धांत को नकार दिया गया और इसकी कड़ी आलोचना की गई, जिसका जवाब लोक प्रशासन के सिद्धांतों की रचना व लेखों को पास नहीं था। इस कारण लोक प्रशासन के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया है। चौथे में ये कहते हैं कि भाई इसको आइडेंटिफाई करो, ये है क्या चीज़। पांचवा आप देख लो, 1971 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन में अभूतपूर्व उन्नति हुई। राजनीति शास्त्र के अलावा अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री आदि के विद्वानों ने भी इन रुचि लेना आरंभ किया। फलस्वरूप लोक प्रशासन अंतर्विषयी यानी इंटरडिपेंडेंसी बन गया। इस समय में लोक प्रशासन अन्य विषयों की तुलना कर विश्लेषण निकाला जाने लगा। मतलब इसमें कंपैरेटिव करने के लिए हर चीज़ का करने लगे लोग। छठा चरण 1991 से अब तक, जो अब तक चल रहा है। ठीक है, 1991 के बाद लोक प्रशासन नए बदलाव देखने को मिले। इसी दौर में वैश्वीकरण का प्रचलन काफ़ी है, यानी ग्लोबलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, जिस कारण लोक प्रशासन पर भी इसका स्वाभाविक प्रभाव पड़ा। अब लोक प्रशासन में निम्न पहलुओं पर जोर दिया जाने लगा, यानी विकेंद्रीकरण पे, निजीकरण पे, लैंगिक समानता पे, आर्थिक कुशलता पे, उत्पादन में वृद्धि और ई गवर्नमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट के साथ प्रशासन शुरू किया गया। इसके साथ साथ अब लोक प्रशासन में पब्लिक चॉइस अप्रोच की शुरुआत हो गई है। ठीक है, ये निष्कर्ष आप खुद लिख लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।